बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में हम सारा कॉन्सेप्ट दे देते हैं पहले, बढ़िया से एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते हुए बड़ा स्मूथली चलेंगे, एक एक बात क्लियर करते चलेंगे। बात करेंगे जब तुम पहली बार चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते बाद तो धुंधली धुंधली सी यादें आई होंगी। सबसे पहली बार चक्रवृद्धि ब्याज कब पढ़ रहे थे? शायद तुम क्लास 8 में जब रहे होंगे, सेवेंथ में साधारण ब्याज पढ़ना, सिंपल इंटरेस्ट, और 8th में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना। 8th में जब तुम पढ़े होगे तब ये एक फॉर्मूला आया होगा कि अमाउंट इज इक्वल टू P into 1 प्लस R बटा 100 और पावर में याद आ रहा है। जब हम क्लास 8 का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले यही ध्यान में आता है कि ऐसा एक फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला में सबको डिकोड कर देते हैं। ये क्या है? ये क्या है? अमाउंट। ये क्या है? प्रिंसिपल। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, नहीं ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यही रहता है। अच्छा, एन क्या होता है? उस समय तक हुआ करता था नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन अब एन का मतलब बदल गया। तो जब क्लास 8 में तुम पढ़े थे तो नंबर ऑफ ईयर होता है अभी, लेकिन जब तुम कॉम्पिटिशन आ जाओगे तो नंबर ऑफ ईयर में नंबर ऑफ सेशन। इसमें क्या है? हिंदी में अगर बात करें तो अमाउंट मतलब विषधन, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, रेट मतलब दर, और एन मतलब वर्षों की संख्या। वर्षों की संख्या मतलब कितना साल के लिए वो धन इन्वेस्टेड। इतनी ही बात है। यानी कि ये जो फॉर्मूला हम पढ़ते थे, ये फॉर्मूला दरअसल किस करने के लिए यूज होता है? चक्रवृद्धि कैसे बातें कर रहे हो वो दोनों? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अगर ये फॉर्मूला यूज करते तो यहाँ पर सीआई का यूज होता। इसको कहते हैं आप सामने दिख रहा है कि ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है, मतलब विषधन बराबर लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूले के यूज करके हम विषधन निकालते हैं। किसका? जब कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है उसका। जब कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर इन्वेस्ट किया जाता है उससे प्राप्त विषधन निकालने के लिए ये फॉर्मूला का यूज किया जाता है। फिर एक दूसरा फॉर्मूला होता है, इसमें याद करो, ये भी पढ़ना था। सीआई का क्या होता था? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो विषधन में से मूलधन को घटा दीजिए तो ब्याज आ जाए। ये भी एक फॉर्मूला। अच्छा, अमाउंट बराबर ये होता है P 1 प्लस R बटा 100 की पावर में माइनस P ले लो कॉमन। जैसे P कॉमन आ जाएगा सिर्फ बचेगा 1 प्लस R बटा 100 की पावर n और माइनस में 1। ये हो गया किसका फॉर्मूला? जाएगा फॉर्मूला अमाउंट का। यही दो फॉर्मूला बेसिकली उसमें हम यूज करते थे क्लास में। इसके अलावा कोई फॉर्मूला था क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर याद करो, कुछ अगर आ रहे होंगे, शायद इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला नहीं होता था। इसी फॉर्मूले के आधार पर सारे के सारे सवाल बना लेते। लेकिन जब हम कंपटीशन में आते हैं तो ये फॉर्मूला बस इसलिए हम बता देंगे
ताकि कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, क्योंकि मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, तो चलो कम से कम ये तो रहेगा कि फॉर्मूला का यूज करके और आंसर वो ला सकता है, भले ही थोड़ा देर तक। हमें जाता है कि कुछ ना से कुछ सही, तो इसके लिए ये फॉर्मूला बता दें। लेकिन जब हम कंपटीशन में आएंगे तब देखो यहाँ पर थोड़ा चक्रवृद्धि ब्याज का हम वृहद रूप से पढ़ेंगे। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज? मान लो कि एक आदमी के पास 10,000 रुपए, ठीक है, ये आदमी अपने रुपए लेकर के पहुंच गया बैंक या पोस्ट, या कोई ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर बोर्ड टंगा हो कि चक्रवृद्धि ब्याज पर यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज पर इन्वेस्ट किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को समझते हैं पहले। तो मान लो कि ये आदमी पहुंच गया एक बैंक में, ठीक, कहाँ पहुंचा? एक बैंक में पहुंच गया और वहां पर लिखा हुआ है भैया यहाँ जो इन्वेस्ट करोगे आप, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो कैसा ब्याज मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, सीआई। इस आदमी को पूरा क्लियर नहीं था कि सीआई होता क्या है, बिल्कुल बेसिक समझा है। ये गया बैंक में, मैनेजर से पूछा कि भैया ये बताओ कि सीआई मतलब क्या होता है। तो बैंक वाला पहले बोला कि देखो इस बोर्ड पे यहाँ पर एक बोर्ड टंगा हुआ है और उस बोर्ड में लिखा हुआ है 10% पर एनम। मैनेजर पूछा कि क्या तुमको ये दिख रहा है 10% पर एनम? आदमी बोला कि हाँ हमको दिख रहा है 10% पर एनम। फिर मैनेजर इस बात को समझाया, जैसे ही तुम मेरे पास 10,000 रुपए लेकर के आए हो तो हम तुम्हें पहले साल 10,000 का 10% ब्याज दे देंगे। ब्याज का मतलब ये हुआ कि मेरा जो मूलधन है वो सुरक्षित है और एक्स्ट्रा धन मिल जाएगा 10,000 का 10%, यानी कि 1,000। आदमी समझ गया ये बात, जैसे तुम लोग समझ गए कि अगर एक साल के लिए रखोगे मेरे पास ये धन, तो हम तुमको, ये तो तुम्हारा धन सेफ है अपनी जगह, और प्लस 1,000 रुपए तुमको एक्स्ट्रा देंगे। तो आदमी को समझ में आया कि हमने एक साल के लिए कोई धन छोड़ा, 10,000 दिया था, वो धन कितने में तब्दील हो गया? बात समझ में? बैंक वाला आगे बात कहता है कि सुनो अभी बात खत्म नहीं हुआ, अब अगर तुम एक साल के लिए और छोड़ दोगे, हो सकता है ऐसा। बैंक वाला बोला कि तुम एक साल के लिए और अगर छोड़ दोगे ना, और फिर अगले साल आओगे, तब तुम्हारा पैसा 1,000 नहीं बढ़े मिलेगा, बल्कि उससे भी ज्यादा मिलेगा। आदमी बोला कि इससे किस आधार पर ज्यादा मिलेगा? तो बैंक वाला समझाया, वो कहा कि देखो तुम्हारा जो मूलधन था वो था 10,000, हमने इस पर ब्याज कितना दे दिया? अच्छा, ये जो ब्याज था वो सिंपल, कुछ भी एक्स्ट्रा बढ़ा करके नहीं है, सिंपल ब्याज में है, और ये धन तुम्हारा हो गया कितना? 11,000 क्या हो गया? मिश्रण। अब मैं कह रहा हूं कि एक साल के लिए और छोड़ दो। जैसे ही तुम एक साल के लिए और छोड़ोगे ना, तो तुम्हारा ये मिश्र धन अब मेरे लिए, हमारे लिए मूलधन का रूप ले लेगा। आपकी कंफ्यूज कैसे कैसे, जैसा तुम अभी हो गए। वो कहा कि ठीक है, ऐसा सोचो, ये तुम्हारा पैसा था 11,000, अगले साल 11,000 रुपए पर ब्याज तुमको देंगे हम। अब तुमको समझ में आया? अगले साल क्या, किस पर? अगले साल 10,000 पर ब्याज नहीं मिलेगा, अगले साल 11,000 पर ब्याज मिलेगा, मतलब 11,000 रुपए अब मूलधन का रूप लेगा। तो पॉइंट नंबर 1 ये बना कि इस साल का जो मिश्रधन है वो अगले आने वाले साल के लिए मूलधन का रूप ले लेता है। चक्रवृद्धि ब्याज में यही बात हो गई बात। तो अब 11,000 रुपए पर ब्याज मिलेगा। तो आदमी पूछा कितना ब्याज मिलेगा, फिर इधर दिखाया और बोला कि क्या लिखा हुआ है। आपने बोला 10%, मतलब 10% मिलेगा। 11,000 का 10% होता है 11, यानी कि अब तुम्हारा जो धन हो गया 12,100 हो गया। आपने कुछ, अभी तो यही ना सोचा, अगर हम एक साल के लिए लगाएंगे तो मेरा 10,000
11,000 का लूप ले लेगा। अगर हम 2 साल के लिए लगाएंगे तो मेरा 10,000 ही 12,100 का लूप लेगा। तो बेहतर क्या है, बेहतर क्या है कि आप 2 साल के लिए छोड़ दे, ज्यादा पैसा मिलेगा। पर अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बैंक मैनेजर आगे बात समझाया, बोला कि ठीक है, अभी भी तुम्हारे अंदर लालच आ गया। बोला कि ठीक है, जब 1 साल छोड़े तो हमको 1,000 रुपया ब्याज मिला, 2 साल छोड़े तो 1,000 पिछला साल वाला ब्याज और 1,100 इस साल वाला ब्याज, तो टोटल 2,100 रुपया ब्याज मिल गया। तभी ना 10,000 रुपया 12,100 में तब्दील हो जाएगा। तो आदमी के मन में लालच हो गया, आदमी बोला कि चलो 1 साल और छोड़ दो। तो अब तुम लोग बता सकते हो कि आगे क्या हाल होने वाला है। क्या होगा कि अब जो मूलधन है वो 12,100 हो जाएगा और ब्याज कितना मिलेगा, तो 12,100 का 10% कितना, 1210, और ये धन कितना हो जाएगा, 13,300। इतनी बात समझ में आ गई। अब तुमसे एक एक करके बारी बारी से पूछते हैं, जवाब देना। तुमको समझ में आ गया तो उस आदमी को भी समझ में आ गया कि हाँ ऐसा होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। पूरी बात क्लियर हो रही है। अब सोचो 1,000, अब तुमसे पूछ रहे हैं पहले साल का ब्याज बताओ, दूसरे साल का ब्याज बताओ, तीसरे साल का ब्याज बताओ, पहले 2 सालों का ब्याज बताओ। पहले 2 साल का ब्याज बोलेगा तो इसका मतलब है पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज करने की बात है। 2 सालों का ब्याज कितना। अच्छा, ये टर्म में कई बच्चे फंसते हैं, दूसरा साल का ब्याज और 2 साल का ब्याज, ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन बहुत अंतर है कि नहीं। दूसरा साल का ब्याज का मतलब सिर्फ बात कर रहा है ये वाला, लेकिन 2 साल का ब्याज का बात करता है तो पहले साल का ब्याज प्लस दूसरे साल। तो यहां से हो गया। अच्छा, 3 साल का ब्याज बोलो, 3,110। बात समझ में आ गया कैसे। अब 3 साल का ब्याज का मतलब या तो इनको जोड़ दो तब आ जाएगा 3,310, और नहीं तो अगर तुम चालाक प्रो हो तो फिर सीधा समझो कि तुमने इन्वेस्ट कितना किया था, 10 से लेकर कितने आए थे, 10,000। 3 साल बाद वो धन कितना बन गया, 13,310। तो धन बढ़ा कितने से, 3,310 से बढ़ गया, ये हो गया बैंक। तो 2 तरीके से आदमी सोच सकता है इस चीज को। एक तो कि एक एक करके तीनों सालों का ब्याज वो छोड़ दिया, और नहीं तो सीधा ये देखा कि हम 10,000 लेकर आए थे, 3 साल बाद वो धन हो गया है कितना, समझ में आ गया ना, 13,310। ये 3 साल इतनी बात, कहीं दिक्कत नहीं। तो आदमी, अब बैंक मैनेजर आदमी से पूछता है कि तुमको समझ आया। अब आदमी भी समझदार निकला, वो बोला कि हाँ अब हमको। अब इसी कॉन्सेप्ट को बैंक मैनेजर बोला कि ठीक है, अगर थोड़ी बहुत कसर रह भी गई है, अब इसी को ऐसे नहीं होता है, समझा जाता है। समझने के ऊपर है, या तो इस तरीके से समझो नहीं तो उस तरीके से समझो। हम दोनों तरीके से समझा देते हैं और दोनों समझ में आ जाते। हुआ क्या, अच्छा, जहां पर एक सवाल किया उस आदमी ने कि तो इसका नाम चक्रवृद्धि क्यों पड़ा, इसका नाम कुछ और क्यों नहीं पड़ा, है कि नहीं। सवाल है इसका नाम चक्रवृद्धि ही क्यों पड़ा, वृद्धि हो रहा है, लेकिन वृद्धि भी कैसा, साइक्लिक वृद्धि हो रहा है। ऐसे ही वृद्धि नहीं हो जा रहा है कि किसी साल कुछ और किसी साल कुछ, साइक्लिक वृद्धि हो रहा है, कंसिस्टेंट वृद्धि हो रहा है, इसका नाम पड़ गया चक्रवृद्धि। आदमी सेटिस्फाइड नहीं हुआ इन जवाब से, तुम भी नहीं बोलोगे पूरी तरीके से। अब बैंक मैनेजर इसी बात को पुष्टि करता है और बताता है कि देखो इसका नाम चक्रवृद्धि। देखना चाहोगे, तुम कितने रुपए लेकर आए थे बैंक में, 10,000। ठीक, तुम 1 साल के लिए अगर छोड़ दोगे, ठीक, 1 साल के लिए छोड़ दोगे तो 10,000 का 10% होता है 1। आदमी को बात पहले से पता था कि अगर हम 1 साल के लिए छोड़ देंगे तो ब्याज मेरा कितना हो जाएगा,
1000 है ना। अच्छा, अब बैंक मैनेजर समझाया। अब सुनो, दूसरी पहलू चल रहे हैं ऋतु रंजन, ध्यान देना। तुम अगर 1 साल और छोड़ोगे, मतलब दूसरे साल पे चल रहे हो, ठीक है, तो पहले साल तुमको ब्याज कितना दिया था बैंक ने, आदमी बोला 1 साल और छोड़ रहे हो तो तुमको तुम्हारे धन पर, तुम्हारा धन कितना है बोलो, 10,000 का 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस पिछले साल जो तुम्हारा ब्याज आया था उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो पिछले साल ब्याज कितना आया था सालू, 1,000, 1,000 का भी 10% ब्याज मिलेगा, मतलब और ये बात समझ में आ गया, दिक्कत है। तो टोटल जो ब्याज हो गया दूसरे साल का वो कितना हुआ, पहले साल का ब्याज कितना 1,000, दूसरे साल का ब्याज कितना 1100। तो चूंकि इसमें ब्याज पर ब्याज मिला इसलिए नाम पड़ गया चक्रवृद्धि ब्याज। ये सुनते रहो। अच्छा, जब ये लाइन तुम सुनते हो कि ब्याज पर ब्याज मिला तो एक लाइन मिस कर देते हो, पता है क्या, तो मिस ये करते हो अक्सर कि ब्याज पर ब्याज तो मिलता है, साथ साथ मूलधन पर भी ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज दो तरीके से मिलता है। कैसे, मूलधन जो हमने जमा किया उस पर भी ब्याज मिला और जो ब्याज प्राप्त हुआ पिछले साल का उस पर भी ब्याज मिला। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज कितने तरीके से मिलता है, दो तरीके। कैसे कैसे, मूलधन कर दिया पिछले साल के ब्याज पर। फिर है, अब हम चले तीसरे साल। अगर तुम धन को 3 साल के लिए छोड़ते हो, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए छोड़ते हो, 3 साल में तीनों आ जाएगा, तो तीसरे साल का ब्याज क्या मिलेगा, ये सवाल उठता है। पहले साल का ब्याज 1,000, दूसरे साल का 1100, तीसरे साल का ब्याज क्या मिलेगा। तो तीसरे साल का ब्याज भी वही सिखाया गया कि चक्रवृद्धि ब्याज है गुरु, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन का तो 10% मिलवे करेगा, यानी कि 1,000 प्लस अभी तक जितना मिला था ब्याज सबका 10-10% मिलेगा। बात समझ में आ गई। अभी तक जितना मिला था सबका 10-10% मिलेगा। तो अभी तक 1,000 ये मिला था, चलो 1,000 का 10% बोलो कितना, बोलते जाओ गुरु। ये 1,000 का 10% बोलो कितना, और ये 100 का भी 10% बोलो 10। तो तीसरे साल का जो ब्याज मिला वो 1,210। ये बात समझ में आ रहा है। आदमी बोला कि ऐसा 3 साल तक तो पहले भी तुम बता चुके थे, पिछला वाला 4 साल का निकाल के बताओ। तो फिर तुम लोग तो समझदार हो, तुम लोग बता दोगे। चलो, चौथा साल का ब्याज अगर निकालना है तो देखो भैया, इसका 10% यानी कि 1,000 तो मिलेगा, मिलेगा ना, प्लस अभी तक जितना कमाया है सबका। अच्छा, ये 1,000 कहां से मिला है, तो मूलधन का 10% मिला। बाकी अब जो धन मिलेगा वो किसका, जितना ब्याज। अच्छा, 1,000 का 10% बोलो, इस 1,000 का 10%, का 10%, और कहीं बच रहा है, बच रहा है ना। हाँ, इस 100 का 10%, इस 100 का 10%, इस 100 का 10%, इस 10 का 10%, तो टोटल कितना हो गया गुरु, एक ना हो गया 1,331। देखो 1,000, 100, 200, 300, तो 1,330 और 1,300। क्लियर हो गई बातें। अब वो जो आदमी था जो पैसा लेकर के बैठ गया था वो था गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला बच्चा। अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला बच्चा को बैंक मैनेजर अगर इतना तोड़ तोड़ करके समझाएगा और पेपर में अगर सवाल आएगा तो बच्चा टाइम ज्यादा लगाएगा, तुम अब टाइम ज्यादा लगाएगा। तब उसके लिए बैंक मैनेजर बोला कि ठीक है, तो कैलकुलेट करने से मतलब है ना, तुमको चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना है ना। कैलकुलेट करने का 2-3 मेथड बता रहे हैं, जो तुमको पसंद है उस मेथड से कैलकुलेट करके पेपर में हल कर लेना। तो यहाँ पर बताया कि देखो यही चीज अगर तुमको करने का मन है, मान लो कि तुमको ये वाला मेथड पसंद आया, इसको कहते हैं मार्केट में चल रहा है चलन फ्री मेथड के नाम। इस मेथड
मेथड हो गया, है ना, जिसको जो नाम पुकारना है। तुम अपना नामकरण भी करोगे तो कोई अपराध बोध नहीं होगा, फ्री। तो अब देखो बैंक मैनेजर समझाया कि ठीक है इसी तरीके से करो, ऐसे लेकिन करो। क्या करो, देखो ध्यान से भैया, पहला तो 10% यानी कि 1000 जो मिलेगा, थोड़ा शॉर्टकट करना है, ज्यादा शॉर्ट नहीं करेगा, थोड़ा करेगा। 1000 तो मिलेगा, अगले साल 1000 इसे लिख देना। कैसे? 1000 अगर तुमको 4 साल का निकालना है तो 1000 तो चारों साल दे ही दो, तो दिक्कत है। पहले साल का अब यहां से 1000 का 10% तो हो गया कितना? ठीक है, बात समझ में आया? अब की बात जो एक एक करके दे रहे थे ना, एक एक करके अब यहां से ऐसे चलो, पिछले साल का 1000 ब्याज, इस साल का 1100 ब्याज, तो टोटल ब्याज कितना होगा? 2100। बोलो टोटल ब्याज 1000 और 1100 2100। तो तुम चुपचाप 2100 का 10% उठा लो, 210। तो अगले साल का जो ब्याज सीधा सीधा लिख दो, 210 ऐड कर दो तो कितना हो गया? 1200। अब चौथे साल का ब्याज चाहिए तो 1000 तो मिल ही चुका है, और अभी तक जितना भी है सबका जोड़ दो। तो पहले साल ब्याज 1000, दूसरे साल 1100, तीसरे साल 1210, तो टोटल ब्याज कितना? 3310। बोलो 3310, तो 3310 का 10% बोलो, जीरो हट गया, 331। तो चौथे साल का जो ब्याज हुआ वो 331 यानी कि 331। आदमी को भी समझ में आ गया कि हाँ, हम इसको ऐसे जो एक एक करके हम जोड़ रहे थे तो उसको हम इकट्ठा भी जोड़ सकते हैं और ऐसे करके लाया जा सकता है। दिक्कत है, ये बात समझ में आ गई? इसके बाद देखो बैंक मैनेजर जो था वो खुद बैंक को एग्जाम क्रैक करके गया था। कौन सा एग्जाम जाएगा? अब बैंक पीओ आइदर वो एसबीआई पीओ के थ्रू जाएगा या आईबीपीएस। अब जो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस गैर कानूनी तरीके से नहीं, मान लेते हैं वैसा एक आइडियल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं जहाँ पे कोई भी गैर कानूनी चीज नहीं है, तो इस तरीके से पेपर क्वालिफाई कर। अब पेपर क्वालिफाई करके देखो किया था, तो उसने बताया कि मेरे पास एक और बात है यहाँ से आने के लिए। अब मैं समझा रहा इस बात को कैसे। उस बंदे से पूछा कि क्या तुमने बचपन में कभी जीपी पढ़ा है? उस आदमी ने संयोग से जीपी पढ़ा था। जैसा तुम लोग नहीं पढ़े थे, कुछ दिन पहले हम जीपी पढ़ाए थे, वो आदमी पढ़ा हुआ था 11th में, अब थोड़ी थोड़ी धुंधली यादें। तो आदमी समझाया अब इस बात, समझाया क्या कि तुम जरा एक बात गौर करो, बात यहाँ गौर पहले यहाँ पर बोला क्या, ये क्या कहलाएगा पहले तुम बताओ, क्या कहलाएगा ये? किस साल का? 1 साल। ये क्या कहलाएगा? विषधन कहलाएगा। क्या साल का? ये क्या कहलाएगा? कितने साल का? पक्का? अब बात समझा ये रहा, पहले साल का विषधन रहा 11,000, दूसरे साल का विषधन 12,100, तीसरे साल का विषधन 13,310। क्या तुमको ये जीपी में नजर आ रहा है? जीपी का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का रेशियो कितना? 0000 करना, 11 से 10 बारी और 11 से 11 बारी, तो रेशियो कितना? 10:11। बात समझ में आया? तो ये दोनों का रेशियो कितना है? 10:11। अगर इन दोनों का भी रेशियो 10:11 ही हो जाए तो कहा जाएगा कि ये तीनों किसमें है? क्या इनका रेशियो निकाला जाएगा? तो देखो रितु, 0 से 0 कट गया, कट गया ना। अब 121 से कटा 10 बारी में, 121 से देखो बचा कितना? 1210। क्या बारी में कटेगा? 10 बारी में। और 121 से कटना है 11 बारी में। तुम चाहो तो इसको जो हम कर देते हैं तुम्हारे लिए, 1210 इस टू 1300, 1200, हाँ ठीक है, सही लिखे ना है, और ऐसा ठीक इनका करना है किसमें? रेशियो। तो 0 से
121 से 10, 121 से 11 बार, तो रेशियो क्या रहा? 10:11। क्या रेशियो सेम मिला? उस आदमी को भी दिख गया कि हाँ रेशियो सेम है। तुमको समझ में आया कि ये जीबी में है, उसको भी समझ में आ गया कि जीबी में है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधर हमेशा किससे रहेगा? चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधर किसमें? अब अगर ये कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ रहा हो तो लगे हाथ में गर्मा गर्म सवाल हो, बोलो हाँ या ना। अब इसको ऐसे सोचना है, जीबी में अगर है तो जीबी में होता क्या है? जीबी में होता क्या है? तो लगातार टर्म का रेशियो सेम रहता है, यही तो जीबी कहलाता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में अगर इस चीज को लाओगे नीरज, चक्रवृद्धि ब्याज में कहेगा कि दो लगातार साल का मिश्रधन का रेशियो सेम रहे। बात समझ आया? और ये रेशियो किसके बराबर है? ये डिपेंड करता है दर पर। रेशियो डिपेंड किस पर करता है? दर पर। यहाँ दर बताओ कितना था? 10% दर था। 10% का मतलब होता है 1/10 का दर। 1/10 का दर का मतलब होता है संकेत 10 जमा हुआ, 1 रुपया ब्याज मिला और ये धन बदल गया किसमें? तो ये जो 10:11 होता है ये कहां से आया? ये दर से आता है। तो जो दर को तुम रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो यही आएगा। तो अब तुमसे अगर सवाल कोई पूछ दे कि 2 साल का, तो लगातार साल का विषधर का जो रेशियो आता है वो किसके बराबर? दर को फ्रैक्शन में बदलने के बाद उसके बाद जो रेशियो निकल कर आता है इस तरीके से करने के बाद वही रेशियो किसका रहता है? किसका? विषधर मत बोलो, तो लगातार साल के विषधर। देखो अगर मिश्रधन बोलते रहे इसका मतलब है कि 95% या 90% समझ पा रहे हो, 5% हो गया है। लेकिन अगर तुम ये बात पकड़ लेते हो ना, देखो एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रवृद्धि ब्याज को अगर समझना है बढ़िया से तो याद रखना कि 2 साल का मिश्रधन जो दो लगातार साल का मिश्रधन का रेशियो किसके बराबर होगा? मिश्रो तो लगातार साल का मिश्रधन का जो रेशियो है वो डिपेंड करता है दर, है ना? दर पर ना, दर को कन्वर्ट करेंगे रेशियो, जो रेशियो आएगा वही अनुपात किसका होगा? दो लगातार साल के। बात समझ में आ गई? तो वो आदमी अब देखो बैंक मैनेजर समझा क्या रहा है उसको, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो मिश्रधन होता है वो किसमें होता है? होता है। ठीक है, अब तुमसे हम कुछ बात पूछ रहे हैं। बैंक मैनेजर अब उससे पूछ रहा है, से पूछ ये रहा है कि चल बता कि पहला साल का मिश्रधन और दूसरा साल का मिश्रधन का रेशियो अगर 10:11 है, पहले साल का मिश्रधन और दूसरे साल का मिश्रधन का रेशियो 10:11 है, तो दूसरे साल का मिश्रधन और तीसरे साल का मिश्रधन का अनुपात बताओ। 10:11। अच्छा, तो तीसरे साल का और चौथे साल का मिश्रधन का अनुपात बताओ। मतलब हर साल का सेम आएगा, पक्का बोलना मत। तो 2 लगातार साल का मिश्रधन का रेशियो जो 1 साल का दे दिया है वही हमेशा फॉलो करना है, अगर दर बदल नहीं रहा है तब। अगर हर साल का दर अलग अलग हो जाएगा तो बात ही अलग है, उसका भी क्या होगा हम बताएं। फिलहाल तो यहाँ तक सबको समझ आ रही है सारी बातें, कहीं पे ऐसा। अब अगर यहाँ से बैंक मैनेजर पूछ रहा उस आदमी से, चल बता पहले साल का मिश्रधन और चौथे साल का मिश्रधन का अनुपात क्या है? सर हमने पहले साल का मिश्रधन और चौथे साल का मिश्रधन पूछ लिया, हमने पहला दूसरा नहीं पूछा, दूसरा तीसरा नहीं पूछा, तीसरा चौथा नहीं पूछा, पहला। तो रेशियो में पढ़े होगे तुम लोग, याद करो, रेशियो में पढ़े हो कि A:B, B:C, C:D। तो A:D निकालने के लिए क्या करते हैं? तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं।
याद आ रहा है? इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1000 और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1331। कहीं को दिक्कत इसमें? ये पूरी लाइन क्लियर है। तो पहले साल और चौथे साल का विश्वधर का अनुपात इतना। अब बैंक मैनेजर आगे बात बोला कि देखो सवाल ये नहीं है, ये तो बस तुमको आप समझाए हैं कि ऐसा ऐसा सोचना। एग्जामिनर जब सवाल क्रिएट करता है ना, एग्जामिनर सवाल कैसे क्रिएट करता है? कहता है कि भैया एक आदमी ने कुछ धन लगाया, ठीक है, और 3 साल बाद वो धन हो गया 1331 रुपये। कितना हो गया? आज धन लगाया और 3 साल बाद कितना हो गया? 1331 हो गया। तो पूछेगा कि बताओ दर की रेट, वो परसेंटेज क्या है, दर प्रतिशत क्या है, रेट परसेंट कैसे निकालोगे वो सुनो। देखो दे रखा है वो कि आज धन लगाया, मतलब मूलधन पता है, मूलधन पता है ना 1000, और 3 साल बाद वो धन कितना हो गया 1331। 3 साल बाद हो गया। तो पूछ रहा है कि रेट बताओ कैसे। तो वैसे सोचोगे कि देखो सर, प्रिंसिपल एज टू पहला साल का अमाउंट, सोचना समझना, बेसिक से चल रहे हैं। प्रिंसिपल इज टू पहले साल का अमाउंट मान लो कि नहीं पता कितना, x/y होगा, बात रहा हो। फिर पहले साल का अमाउंट और दूसरे साल का अमाउंट का रेशियो बताओ तुम लोग। अगर ये चीज समझ चुके हो तो ये बताओ पहले साल का अमाउंट और दूसरे साल का अमाउंट, दूसरे साल का अमाउंट और तीसरे साल का अमाउंट, तो यही तक दे रखा है गुरु। इतनी ही बातें हैं कि आज जमा हुआ और 3 साल बाद वो धन इतना हो गया। 3 साल बाद उतना होने का मतलब ये हुआ कि तीसरे साल का वो क्या है, अमाउंट है। आज धन मेरा 1000 है, 3 साल बाद 1331 हो गया, तो 1331 क्या है, अमाउंट है, पहचानना। यानी कि तुमसे दे रखा है कि P अनुपात 1:3। बोलो कैसे निकालोगे, x³ is to y³ बराबर 1000 is to 1331। तो जरा ये बताओ कि x³ is to y³ अगर 1000 और 1331 है तो x अनुपात y कितना है? तो अब बच्चा पूछा, एक बात बताओ, आपने तो हमको सिर्फ ये सवाल दिया कि हाँ आज हम धन लगाए 1000 और 3 साल बाद हो गया 1331, तो दर की रेट बताना है। तो दर की रेट के लिए पहले तो बता देते हो कि दर का रेट कैसे निकाला। 1:y आ गया 10:11। तो यही चीज हम आपको सिखाए हैं कि 1:y क्या है, पहले साल का मिश्रधन और दूसरे साल का मिश्रधन। और पहले साल का मिश्रधन और दूसरे साल का मिश्रधन का जो रेशियो है वो किस पर डिपेंड करता है, दर पर, है ना। तो अगर दर निकालना हो तो तरीका सुनो। देखो भैया हमने 10 लगाया था, बन कितना गया, 1 साल में 1 रुपया बन गया। दर चाहिए 1/10 गुना 100, यानी कि 5 से करा तो क्या परसेंट हो गया, 10%। बात समझ में आ गई? ऐसे करके दर निकाल। तो वही बच्चा उससे पूछ रहा है, एक बात बताओ इतना करके वाकई इतना करना पड़ेगा? तो उसी समय बैंक मैनेजर इस बात को समझाया और क्या बोला गया कि देख भैया एक बात बता, तुम पैसा आज जमा कर रहे हो और 3 साल में उतना मिला, 3 साल में मिला ना, तो जब भी कभी ऐसा साल में मिला तो समझ लेना कि जो भी वैल्यू आएगा वो x³ जो रेशियो आएगा किसका किसका, मूलधन और मिश्रधन का, जो रेशियो आएगा मूलधन और मिश्रधन का वो हमेशा आएगा x³ और y³ के रेशियो। अगर 4 साल के लिए इन्वेस्ट करता, आज लगाया है, 4 साल के बाद की अगर बात होती, बोलो आज लगाया है और 4 साल के बाद की बात होती तो क्या होता है, तब रेशियो होता मूलधन का और मिश्रधन का 1:5।
बाई 4, यानी कि वो किसी न किसी का पावर 4 होता। ये देखते के साथ पता चलता। अगर 2 साल के लिए लगाओगे तो बताओ दिक्कत है इसमें। तो एक छोटा सा सवाल मन ही मन सोचो, पेन मत उठाना, पेन उठाना, मन में इसको बना दो। तो सवाल ये है कि एक आदमी के पास 6250 रुपये 6250, ठीक, और 2 साल के बाद वही रुपए हो जाता है 6760 रुपए, 6760। उसके पास है 6250 और 2 साल के बाद 6760 हो गया। तो बताओ कि दर का रेट क्या है? 2 साल में इतना हुआ है, 2 साल में इतना हुआ है, क्या सीखना है अभी? 4%। क्या बात, बहुत बढ़िया। ऐसी सोच लेना। जैसे जैसे ही 2 साल का गैप आया तो पहले तुमको समझ लेना चाहिए कि इनका जब रेशियो निकालोगे ना तो ये पक्का किसी न किसी का स्क्वायर आएगा। और स्क्वायर किसका? 25 और 26 का। बढ़ा कितना? 1/25 गुना आंसर कितना? देखो कितना आराम से है। पर ऐसे सवाल बहुत रहते हैं। बोलेगा अच्छा, इसी बात को ऐसे नहीं कहेगा, ऐसे कहेगा कोई धन 12 साल के बाद। अब देखो पेपर में हम चल रहे हैं कि पेपर में एग्जामिनर तुम्हारे माइंड के साथ कैसे चलेगा। बोलेगा 12 साल के बाद कोई धन हो गया है 62,500। ध्यान से सुनना, 12 साल के बाद कोई धन कितना हो गया? 62,500। और 14 साल के बाद 67,600। ये क्या साल के बाद हुआ था? 12 साल बाद इतना हो गया और ये 14 साल बाद इतना हो गया, ठीक है। तो पूछेगा दर बताओ, 7% किसका भी? कैसे? क्या? 2 साल। यही ढूंढना है क्या कितने ये हो रहा है ना। और नहीं तो अगर डायरेक्ट कोई बच्चा देख लेता है ना कि अच्छा 12 साल बाद इतना है, और अगर वो ट्री मेथड इसमें लगाने की कोशिश करे या कोई और मेथड लगाने की कोशिश करे और फॉर्मूला लगाने की कोशिश करे, लेकिन ये सवाल बिना पे उठाए आप बना सकते हो कि हाँ भैया 12 साल बाद हम कुछ धन लगाए थे, कितना लगाए थे पता नहीं, हम कुछ धन लगाए और जब 12 साल बाद देखने गए तो धन उनको कितना दिखा? 62,500। और 2 साल और छोड़ दिए तो धन कितना दिखा? यानी कि 2 साल में जो धन है वो क्या गुना बढ़ गया? 00 से 00, 625। अब 2 साल का गैप आया तो हमने बताया कि ये पक्का किसी न किसी का स्क्वायर होगा। अच्छा एक और बात, हमने थोड़ी देर पहले एक लाइन बोला कि 2 साल में ये धन कितना गुना बढ़ गया। चक्रवृद्धि ब्याज इसी लाइन के इर्द गिर्द हमेशा रहता है। किस लाइन के? चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा देखता है कि कितना गुना हो गया, ये कभी नहीं देखता है कि कितना रुपए बढ़ गया। समझे? डिफरेंस नहीं देखना है चक्रवृद्धि ब्याज में, हमेशा क्या देखना है? कितना गुना हो गया। 2 गुना हुआ कि 3 गुना हुआ, 5/4 गुना हुआ कि 12/13 गुना हुआ, हमेशा क्या देखना है? कितना। बात समझ आ रहा है? तो ऐसे करके सवाल बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? है पक्का ना? अच्छा, सवाल ऐसा कि कोई धन 15 साल में, कोई धन, हाँ 15 में ऐसे करो कि 6 साल में, सुनना, कोई धन 6 साल में मान लो कि 4900 रुपए हो जाता है। कोई धन 6 साल में कितना हो जाता है? 3430। और 9 साल में यही धन हो जाता है कितना? ठीक, फिर है ये सवाल। तो आप ये बताइए कि यही धन 3 साल में कितना हुआ होगा?
100/7 आंसर। मेरा सवाल चेंज है, यहाँ दर नहीं चाहिए, दर का तो 1/7 गुने 100 यानी कि 100/7 नहीं लाया है दर। तो मेरा सवाल ये है कि ठीक है 6 साल में वो इतना रुपए हुआ, 9 साल में इतना हुआ, तो 3 साल में कितना हुआ होगा? पूछ सकता है सवाल। अगर तुम इस सवाल में दर निकालने की गुस्ताखी कर दी तो बर्बाद हो गए। अब यहां बताने का तरीका सुनो ध्यान से, बता रहे अभी अभी बताए थे, एकदम फोकस नहीं था तुम्हारा, इसलिए बना नहीं पाए। सुनिए कैसे बनेगा, ध्यान देना जरा। 3 साल का गैप में, 3 साल का गैप में धन कितना हो गया बताओ? 343 अनुपात 512। 3 साल का गैप में 343 अनुपात 512। तो यहां भी तो 3 साल का गैप है, बोलो। तो फिर इसका और इसका जो अनुपात होगा 343 अनुपात 500 और 512 की वैल्यू दे रखा है 3430। तो 343 की वैल्यू कितना? तो जवाब हो जाएगा 3430 बटा 512 इंटू 343। ये इसका आंसर। अगर डेटा सस्ता दिया होता तो ये डेटा जानबूझ करके हम, क्योंकि अभी अभी सवाल बनाए तो डेटा और पटांग थोड़ा आ गया, लेकिन तरीका बड़ा मजेदार है। ये समझ में आया कि 3 साल का गैप में जब कोई धन 512 बटा 343 गुना हो रहा है, यही ना हो रहा है। तुम 343 में 512 गुना 343 से गुना करो ना, यही आएगा, यही ना आएगा। 343 से 343 घटा बचे कितना? 512। तो 3 साल में धन 512 बटा 343 है, तो यहां भी क्या होगा? इसका 512 बटा 343 है, यानी कि ये 343, तो ये कितना? 512, और इसका मान दे रखा है कि 6 साल बाद ये कितना था? 3430, यानी कि 512 किसके बराबर? 3430। तो एक बराबर 3430 बटा 512। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए, अच्छा तुम हमको ये बताओ कि 12 साल बाद ये धन कितना हो जाएगा? तो भी तरीका यही है, ठीक है। 12 साल बाद मतलब 3 साल का फिर गैप आ गया, और 3 साल का गैप आ गया मतलब 343 अनुपात 512, यही ना निकल जाएगा। और इस बार इसका वैल्यू कितना दे रखा है? तो आंसर हो जाएगा 55120 बटा 343 बटा 500 आ गया 12 साल का। ये सवाल उठता है बैंक बस चीजें में भी कंडक्ट करते हैं दोनों बैंक का भी, और तो तैयार रखना, ऐसे सवाल आएंगे ही आएंगे पेपर। तो बनाने का तरीका समझ में आ गया? अच्छा कुछ कुछ क्लियर हुआ सारी बातें? हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे थे आज। मतलब ये समझ लो कि आज हमने पूरी क्लास जितना दिन से पढ़ा है, सबसे ज्यादा बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक सबसे बेसिक चीज भी बताई, और सबसे गहरी बात भी बताई कि चक्रवृद्धि ब्याज को इस नजरिए से देखोगे ना तो बढ़ते। चक्रवृद्धि ब्याज को अगर तुम सिंपल तरीके से देखोगे उतना समझ में नहीं आएगा और काफी परेशान हो जाओगे। सारा खेल इसमें। अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे देखना है? जीपी, जीपी की तरह ट्रीट करना है। चक्रवृद्धि ब्याज को ऐसे देखना है हमेशा कि कोई धन कितना गुना बढ़ गया, ये दो तरीके से देखना है, कितना गुना हो गया और हम यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये वाला कॉन्सेप्ट जरा बताओ कि क्या सिखाएंगे हम? चक्रवृद्धि ब्याज का जो विधन है वो किसमें होता है? जीपी में। ये बात सिखाए हैं, नहीं होगा तो वीडियो जो है वो दोबारा देख लेना। चक्रवृद्धि ब्याज का, इस वीडियो को बार बार देखना भैया, पूरा क्लियर कर देना है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो मिश्रण है वो किसमें होता है? जीपी में। और जीपी का मतलब क्या होता है भैया? कि पहले साल और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो दूसरे साल और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज के रेशियो के बराबर। समझ में आ गया? तो दिक्कत नहीं रहे। अच्छा इस पर जाते हैं, बड़ा अच्छा सवाल क्रिएट किया जा सकता है। कैसे कि यार 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपए, ध्यान से सुनना, बढ़िया सवाल क्रिएट कर रहे हैं। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपए और
5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मत बोलो, कभी बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज, अभी तो मिश्रधन में चल रहे थे, मिश्रधन में अभी चलते हैं। 3 साल बाद कोई धन हो गया 100 रुपए और 5 साल बाद वो धन हो गया 22 रुपए, तो 4 साल बाद वो धन कितना होगा? बहुत सिंपल है। 3 साल बाद वो धन हो गया 100 रुपए, 5 साल बाद हो गया 22 रुपए, तो 4 साल बाद कितना होगा? √8/5। चलो देखो, ये 3 साल का, ये 5 साल का, बीच में 4 साल का। तो हमने क्या बोला कि ये देखो 3 साल बाद मिश्रधन इतना, 4 साल बाद मिश्रधन इतना और 5 साल बाद मिश्रधन इतना, 3 साल का मिश्रधन हो गया। तब हमने तो ये बताया है मेरे भाई कि मिश्रधन हमेशा किसमें होता है? जरा बुलाए तो ना, भूलो मत। मिश्रधन किसमें होता है? जीपी में होने का क्या मतलब? बोलो। जीपी में होने का मतलब कि इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के, यानी कि x अनुपात बॉक्स बराबर बॉक्स अनुपात y। तो यहां से देखो तो दो अनुपात बराबर हो जाए तो इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता ना, पड़े ना हो। तो यहां से क्या बन गया कि बॉक्स स्क्वायर बराबर x इंटू वाई, तो बॉक्स बराबर क्या हो जाएगा? अब इस चीज मन में सोचो, हमेशा कभी भी जीपी रहे, कभी भी 3 टर्म याद रखना, कभी भी 3 टर्म जीपी में हो तो पहला टर्म पता, आखिरी टर्म पता, बीच वाला टर्म निकालना हो तो रूट अंडर पहला टर्म गुना दूसरा। इस सवाल में कुछ कमी नहीं। अब ऐसा सवाल अगर आ जाए तो तुम सेकंड में उड़ा सकते हो। अगर ये तो दोबारा देख लोगे तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लोगे, ये है ये कॉन्सेप्ट। अब कुछ कहना है नहीं ना? समझ आ गई बात पूरे अच्छे से? इसके बाद चलो ये वाला जो कॉन्सेप्ट ये लगे हाथ बता दे, इसमें भी आइए। अच्छा ये क्या था बॉस? पहले साल का ब्याज। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्या ये सब भी जीपी में है क्या? है। कैसे? क्योंकि 1000 अनुपात 1100 रेशियो करो तो क्या मिला? फिर 1100 अनुपात 1210। बोलो, 0 से 0, 11 से 10 वाली, 11 से 11 वाली अनुपात सेम अनुपात मिल गया। इन दोनों का भी अनुपात बोलो 10 अनुपात। कहीं दिक्कत नहीं, कोई बात क्लियर है ना? तो यहां से हुआ कि इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात, तीनों अनुपात आपस में क्या है? बराबर है। तो इसलिए क्या बन गया? फिर से बोलो जीपी। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी आपस में जीपी में होते हैं और मिश्रधन भी जीपी में होते हैं। पॉइंट क्या बना? चलिए लाइन दोहराओ अच्छे से बोलो। इसको अच्छे से ऐसा बोला जाता है कि लगातार साल में, लगातार साल होगा ये सब, लगातार साल है ना, तो लगातार साल में चक्रवृद्धि ब्याज जो आ रहा है वो भी किसमें रहेगा? अच्छा, मिश्रधन भी बात समझ आ गया? अच्छा, इनका अनुपात किसके बराबर आ रहा है हर बार? है ना 10 अनुपात 11। मतलब दर पूछे तो क्या जवाब होगा? यानी कि दर से ही सारा खेल है। चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी अगर कुछ है वो क्या है? ठीक है। अच्छा, अब हम तुमको ले चलते हैं कि आजकल जो मार्केट में ट्रेंड जो चल रहा है वो, इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्या क्या समझे? अब हम सवालों को जानते हो, मैक्सिमम सवाल में हम ऑप्शन हिट करेंगे।
मैक्सिमम सवाल को हम बनाएंगे जीपी के मेथड से। हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाने वाले हैं और हम कोई वो मेथड नहीं लगाने वाले जो भी बता। हम मैक्सिमम सवाल को मतलब 70-20% क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। हेल्प से कर लोगे ना? अब तुमसे कोई अगर पूछ दे कि बताओ भैया दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1100, चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1331, तो बताओ दर कितना? कैसे निकालोगे? कैसे? क्या कि 2 साल का गैप आ गया, नहीं आ गया? दूसरे साल का और चौथे साल में हमें देखना है कि ईयर में कितने साल का गैप है। कितने साल का गैप हो गया? 2 साल का जब गैप हो जाए तो ये हमेशा पावर क्या रहेगा? 2 रहेगा। यानी कि 1100 और 1310 का 1331 का जब रेशियो निकालोगे तो 11 से 100 बारी 11 तो 121 बारी, तो देखो तो आ गया 10:11, मतलब 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। अब समझा है? दे दिया कि भैया पहले साल का ब्याज 1000 और चौथे साल का ब्याज 1331, बताओ कितने साल का गैप आया? 4 साल का कि 3 साल का? 3 साल का। क्या बोला? पहले साल का और चौथे साल का, तो पहला और चौथा में अंतर कितने साल का? वो क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। समझ आ रही बात? पक्का प्रियांशु? क्या समझा? ऐसे सोच, जितने साल का गैप देखो उतना वो पावर होगा। ठीक, तो हम बात करते हैं कि देखो जो मार्केट की जो ट्रेंड तुम लोग अक्सर देखो, कहीं क्लास किए होंगे, तो सवाल ऐसा आता है कि सर रेट इंटरेस्ट जो है वो 10% का है। ठीक, तो होता है कि जमा किए हैं 20,000 रुपए। ठीक, तो इसका अमाउंट कितना होगा, ये सवाल आता है। तो बनाने का क्या तरीका कि 10% को बदल देता है किसमें? फिर कहेगा कि भैया 10 साल बाद क्या हो गया? अच्छा, कितने साल का इंटरेस्ट चाहिए? 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का। तो 10/11 कितनी बार? 3 बार। समझ में आ रहा है? कितने लोग ये चीज देखे हो ऐसा करते हुए? किसी ने यूट्यूब वगैरह पर देखे होंगे, चाहे क्लासेस वगैरह की होगी, देखा होगा ऐसे कर। अब तुम लोग ये समझ गए होगे कि ये आता कहां से। अब पता चल गया कि इसका रहस्य क्या है, कहां से ये सारा। तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम ऐसे बड़ी कम कोशिश करेंगे पढ़ने का, अब उसमें ताकि ये तो तुमको ऐसे भी देख के समझ आ जाना चाहिए था क्या। अब तुमको ये बताओ कि तुमको ये लिखना पड़ेगा, जैसे ही 3 साल का गैप आ गया समझ लेना कि पावर 3 जाएगा। ठीक, किसका? 10/11 का पावर 3। बोलो क्या बनेगा? 1000 और 1000 का मान दे रखा है 1331 का मान क्या हो जाएगा? 26620, 26,630। 2620 हो गया। अरे समझ में? तो आज के लिए यही इतना ही करते हैं क्लास। इसका लिखा हुआ हो